Hi everyone, once again welcome you all on Law Vita here. This is Aradhya Gupta and today we are going to discuss a topic of environment law, that is the constitutional protection of environment. कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर इन्वामेंट प्रोटेक्शन के रिगार्ड में क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं, कैसे इन्वामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है हमारे इंडिया में, इंडियन जस्टिस सिस्टम में. वील सी ऑल ऑफ दैट कि कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, रिट जुरिसडिक्शन में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अवेलेबल है टू द इन्वामेंट. इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू इन्वामेंट. ये माना जाता है कि इंडिया पहला कंट्री है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द इन्वामेंट. In 1972, India's Prime Minister, late Mrs. Indira Gandhi, attended the United Nations Conference on Environment at Stockholm. She voiced deep concern about the degradation of environment and ecological imbalances. So, 1972 में एक historic conference हुई थी, very famous conference on environment, the United Nations Conference at Stockholm. Stockholm स्वीडन की कैपिटल है, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. इस कॉन्फ्रेंस को मैग्ना कार्टा कंसिडर किया जाता है ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट. इसे मिसेस इंदिरा गांधी, जो हमारी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने भी अटेंड किया था और वहाँ पे अपना उन्होंने डीप कंसर्न रेज़ किया. उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कि इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है, जो इन्वायरमेंट का एसेंस है, वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है. जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, ठीक है. एंड बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है. सो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ द आवर टू लुक अपॉन ऑल दोज बर्निंग इशूज़. India was one of the signatories of Stockholm Declaration, which is known as the Magna Carta on Human Environment. और इंडिया भी उस स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का एक सिग्नेटरी था. बहुत सारी कंट्रीज़ ने उस स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को साइन किया था, जिसमें उन्होंने कुछ प्रोविज़न्स, कुछ प्रिंसिपल्स इंश्योर किए थे, ठीक है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही. तो उसमें इंडिया भी एक सिग्नेटरी था. In pursuance of Stockholm Declaration, 42nd Constitutional Amendment Act 1976 was passed. Stockholm Declaration के ही कंटेक्स्ट से रिलेटेड हमारे फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट किया गया, दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 48A एंड 51AG, जो कि आर्टिकल 48A में और 51AG में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है. और कैसे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में ये दोनों आर्टिकल्स डील करते हैं. ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इन रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट. इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एज वेल एज ऑफ सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट एंड टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट. ये स्टेट की भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, स्टेट की भी ये ड्यूटी है, ये एक दायित्व है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे. और ये सिटीजन्स का भी, जो नागरिक है इस देश का, उसकी भी इक्वल लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ठीक है. तो ये बेसिक जिस्ट हो गया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन ईच डिफरेंट हेडिंग. फंडामेंटल ड्यूटी क्या है इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने की, फंडामेंटल राइट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है टुवर्ड्स द स्टेट, रिट जुरिसडिक्शन क्या कहता है. वी लुक अपॉन ऑल ऑफ दैट. लेट्स बिगिन विद द सिटीजन्स फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एडेड न्यू पार्ट 4A इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट 4A जोड़ा गया था, ठीक है. आप लोग मुझे कमेंट बताइए कि टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो पार्ट 4A ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि डील करता है विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है. आर्टिकल 51 है स्पेसिफिक, आर्टिकल 51A है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है. एंड आउट ऑफ दोज वन इज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट. और उन ड्यूटीज़ में से एक ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment. This part was added on the recommendation of Swaran Singh Committee. ये जो पार्ट ऐड किया गया है पार्ट 4A ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये स्वरण सिंह कमिटी की रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था. अब हम देखते हैं वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है. आर्टिकल 51AG. It provides, it shall be the duty of every citizen of India
to protect and improve the natural environment, including forests, lake, rivers, wildlife, and to have compassion for the living creatures. ये कहता है कि ये इंडिया में रहने वाले हर नागरिक की, इंडिया के हर सिटीज़न का ड्यूटी है किस चीज़ का? टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट एज वेल एज टू इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट. जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो भगवान द्वारा, जो गॉड द्वारा हमें नेचर का गिफ्ट दिया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करना और उसे इम्प्रूव करना. इसमें क्या क्या जाता है? टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, to protect the lake, river, wildlife sanctuary, bird sanctuary, national parks, and to have compassion for the living creatures. जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उन सब के टूवर्ड्स कंपैशनेट रहें, ठीक है, उन सब के टूवर्ड्स दया भाव रखें, कोई हेट्रेड ना रखें, उन सबको प्यार दें, शेल्टर दें, ठीक है. तो ये हमारी ड्यूटी है ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया. दिस आर्टिकल सेज दिस. नाउ वी आर हैविंग टू केसेस related to the fundamental duty. V. Lakshmipati versus State, AIR 1992. Fundamental duty with respect to environment is intended to promote people's participation in the protection of environment. यहाँ ये कहा गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो हमें फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इसका पीछे का इंटेंशन क्या था? जब मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, तो उनका क्या इंटेंशन था? इट इज़ इंटेंडेड टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े, लोगों के अंदर प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट के सुधार करने में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपना पार्टिसिपेशन, अपना एक्टिव रोल प्ले करें, उस चीज़ को प्रमोट करने का इंटेंशन है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का. प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटी एंड नेग्लेक्ट ऑफ इट इज़ द इन्विटेशन ऑफ डिज़ास्टर. ये भी बोल रहा है इस केस में कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटी है, ठीक है. संविधान में इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया गया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो, और अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटी को नेग्लेक्ट करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी बड़े डिज़ास्टर को, ठीक है, किसी बड़ी अनहोनी को हम इन्विटेशन दे रहे हैं, ठीक है. सो दिस वॉज हेल्ड इन द वी लक्ष्मीपति वर्सेस स्टेट. Next case is L.K. Kulwal versus State, AIR 1988. So in this, Rajasthan High Court clarified the scope of Article 51 AG. इस केस के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट ने आर्टिकल 51 AG का स्कोप क्लैरिफाई किया, स्कोप को बताया that we can call Article 51 AG ordinarily as a duty of citizens, but in fact it is the right of citizens to move the court for the enforcement of duty, which is cast on the state, the instrumentalities, agencies, departments, local bodies and the statutory authorities. तो इस केस में ये बोला गया कि जो 51 AG के अंदर हमें ड्यूटी इंश्योर की गई है, तो ऑर्डिनरली इन जनरल तो वो एक ड्यूटी ही है, बट इन फैक्ट, इन रियलिटी वो एक राइट है जो कि सिटीजन्स को दिया गया है कि अगर जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स की अथॉरिटीज़ हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, अगर वो प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट का नहीं करती हैं, ठीक है, अगर वो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इंश्योर नहीं करती हैं, तो इस स्टेट की ये जो ड्यूटी है, अगर वो उसको परफॉर्म नहीं करती हैं, तो सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो इसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं. तो in fact, according to this case, this duty which is provided in Article 51 AG, it is actually the right of the citizen and it is a duty of the state. ये कहना चाह रहा है ये केस, ठीक है. तो इस केस में क्या स्कोप बताया है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसको इम्प्रूवाइज़ करना है. चलिए नेक्स्ट आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये क्या होते हैं? दीज आर दोज प्रिंसिपल्स विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द स्टेट इन मेकिंग द पॉलिसीज और इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी लेजिस्लेशन. तो ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है. पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. 42nd अमेंडमेंट एडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आर्टिकल 48. 42nd अमेंडमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था. इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड ऑन की गई थी, इसीलिए हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एक नई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड की गई थी इन दी आर्टिकल 48A, जो कि आर्टिकल डील करता है विद द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट. क्या कहता है ये आर्टिकल? सॉरी, इट हैज़ बीन मिस रिटन, इट इज़ आर्टिकल.
So it states that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. तो ये स्टेट की ड्यूटी है, सारे एफर्ट्स लगाएगा इन्वामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वामेंट को इम्प्रूव करने के लिए, जितने भी फॉरेस्ट हैं कंट्री के उनको सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है, और उन्हें जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड करने का. स्टेट शाल एंडीवर, इट से स्टेट शाल पुट ऑल ऑफ इट बेस्ट एफर्ट्स इन इंश्योरिंग द सेम. ठीक है, ये बोला है आर्टिकल 48A में. लेट्स हैव अ लुक अपॉन द केस किंकरी देवी वर्सेस स्टेट. So in this case, Himachal Pradesh High Court held that in Article 48A and Article 51AG, जो अभी हमने दो आर्टिकल पढ़े, 51AG में क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी, और 48A में DPSP. So in both of them there is a constitutional pointer to the state and a constitutional duty of the citizens not only to protect but also to improve the environment and to preserve and safeguard the forest, the flora, fauna, rivers, lakes and all other resources of the country. तो ये बोल रहे हैं कि इस केस में हिमाचल हाईकोर्ट ने बोला कि जो दोनों आर्टिकल हैं ये कहीं ना कहीं एक तो स्टेट के टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंटर है और एक सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि ना सिर्फ तुम्हें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है बल ऑल्सो तुमको एनवायरनमेंट को इम्प्रूव भी करना है. जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी रिवर्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उन सबको तुम्हें प्रिजर्व भी करना है, उन्हें सेफगार्ड भी करना है. तो एक यहाँ पर स्टेट की ऑब्लिगेशन है, एक यहाँ पर सिटीजन्स की ड्यूटी है. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फंडामेंटल ड्यूटी भी और DPSP भी. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के टुवर्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 12 आर्टिकल टू 35 हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं. हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. राइट, अब इसमें कुछ अलग अलग फंडामेंटल राइट के अंदर कैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है हम वो देखेंगे. तो पहला है राइट टू इक्वलिटी. सो राइट टू इक्वलिटी किसमें प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 14 में. इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज़ बीन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस कास्ट ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू बी फेयर वाइल टेकिंग एक्शंस इन रिगार्ड टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि क्योंकि ये इक्वलिटी की बात कर रहा है ये आर्टिकल, ज़रूरी है कि जो स्टेट अगर कोई भी एक्शन ले रही है इन रिगार्ड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि वो इम्पार्शल हो, वो फेयर हो वाइल टेकिंग एनी एक्शन. ठीक है. यूज़ ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर बाय स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज़ विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वायलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ द पीपल. अगर कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई भी स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटी, कोई भी एजेंसी, कोई भी लोकल बॉडी अगर प्रोटेक्शन के नाम पे कोई डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करती है, ठीक है, मतलब कोई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी के ऊपर अनवांटेड फाइन्स इम्पोज कर रही है या फिर किसी के साथ तो जस्टिस कर रही है, किसी के साथ इनजस्टिस कर रही है. सो अगर ऐसा कुछ भी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज़ करती है कोई भी अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वो फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी का वायलेशन है ना. So the authorities, the state needs to be fair, the state needs to be impartial while protection of the environment. We are having a case here, Sushila Sawmill versus State of Odisha. तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे पहले वो देखते हैं. फैक्ट्स फॉर दैट, टोटल बैन वाज इम्पोज्ड ऑन सॉ मिल बिजनेस विद इन द प्रोहिबिटेड एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. तो ये एक सॉ मिल बिजनेस था, इस पर पूर्ण रूप से अथॉरिटी द्वारा टोटल बैन इम्पोज कर दिया गया था. कहाँ पर, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उन, मतलब कुछ लिमिटेड फॉरेस्ट एरिया पर प्रोटेक्ट कर देते थे कि यहाँ पे आप इसका जो बिज़नेस है वो रन नहीं कर सकते. द वैलिडिटी ऑफ सच बैन वॉज चैलेंज्ड. वो तो अथॉरिटी ने इसलिए बैन करा क्योंकि ताकि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. लेकिन इस बैन को चैलेंज किया गया, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया कोर्ट में. सो हियर द कोर्ट अपहेल्ड दैट द बैन डिक्लेयरिंग इट नॉट बी वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 बीइंग नाइदर आर्बिट्ररी नॉर अनरीजनेबल नॉर डिस्क्रिमिनेटरी. कोर्ट ने इसके सारे फैक्ट्स, सारी क्लेम्स देखने के बाद
ये चीज़ अपहेल्ड किया कि जो बैन इम्पोज किया गया है इस बिज़नेस के ऊपर, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। यहाँ पर अथॉरिटी द्वारा कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ नहीं किया गया है, ना तो ये जो ये बैन इम्पोज किया गया है थ्रू द अथॉरिटीज़ पावर, ना तो ये आर्बिट्ररी है, ना ही ये अनरीजनेबल है, और ना ही ये डिस्क्रिमिनेटरी है। सो दिस वॉज हेल्ड इन द सुशीला सॉ मिल वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा। जहाँ पर ठीक तरीके से एक्शन लिया गया है तो वहाँ पर तो आप चैलेंज करोगे भी, लेकिन तब भी अगर लॉ के विद इन है, सो दैट विल बी हेल्ड राइट। नेक्स्ट, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ इन लिबर्टी। सो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। सो इसमें कैसे आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंश्योर होता है? सो लेट्स हैव अ लुक अपॉन सर्टेन इंपॉर्टेंट केसेस। रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रेलेक बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, रेलेक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1987. इट इज़ अ फर्स्ट केस विच इज़ इंडिकेटिंग द रिकॉग्निशन राइट टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. ये पहला केस है जिसके अंदर राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट आर्टिकल 21 का पार्ट कंसिडर किया गया। मतलब ये बोला गया कि आर्टिकल 21 में जो हमें राइट टू लाइफ का फंडामेंटल राइट इंश्योर है, उसी में ही आता है राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। एक स्वस्थ पर्यावरण में रहना हमारा फंडामेंटल राइट है ना। दिस वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग पॉपुलरली ओलियम गैस लीकेज केस भी बोलते हैं, in this case again Supreme Court once again impliedly recognized the right to live in a pollution free environment as a part of fundamental right to life under article 21 of the constitution. इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से यही चीज़ रिकॉग्नाइज की कि एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहना, ठीक है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रहना हर सिटीज़न का फंडामेंटल राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। ये बोला MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, LK कुलवाल वर्सेस स्टेट। So in this, Rajasthan High Court held that maintenance of health, preservation of sanitation and environment falls within the purview of Article 21 of the Constitution, as it adversely affect the life of the citizen because of the hazards created if not checked. तो इस केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला कि हेल्थ को मेंटेन करना, सैनिटेशन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, ठीक है, क्लीन रखना, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, प्रिजर्व रखना, ये सारी ही चीज़ें 21 आर्टिकल के विद इन ही आएंगी, उसी के परव्यू के अंदर कवर होंगी। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें मेंटेन्ड नहीं होंगी तो ये इन सिटीजन्स की लाइफ को डिग्रेड करता है। सिटीजन्स का जो राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है 21 का, उसको हिंडर करता है। इसीलिए ये सब चीज़ें आर्टिकल 21 के परव्यू के विद इन आती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें सही से चेक एंड इंश्योर नहीं की जाएंगी तो ये लाइफ के टुवर्ड्स एक हज़ार्ड क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? राइट टू लिव इज़ अ फंडामेंटल राइट under Article 21 of the Constitution and includes right of enjoyment of pollution free water and air for full enjoyment of life. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिव एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, और इसी राइट के अंदर इट इंक्लूड्स द राइट ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ये हमारा राइट है हर सिटीज़न का कि वो पोल्यूशन फ्री, प्रदूषण मुक्त इन्वायरमेंट में रहें, प्रदूषण मुक्त पानी को इंजॉय करें, एयर को इंजॉय करें, ठीक है। दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। इफ़ एनीथिंग इंडेंजर्स और इम्पेयर्स दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ in derogation of laws, a citizen has right to have recourse to Article 32 of the Constitution for removing that pollution which may be detrimental to the quality of life. और अगर कोई भी चीज़ अगर इस राइट को इंडेंजर करती है, इसको खतरे में डालती है, ठीक है, और लॉज के अगेंस्ट जाकर हो रही है, तो वहाँ पर सिटीजन्स का राइट है कि वो आर्टिकल 32 रिट जुरिस्डिक्शन यूज़ कर सकती है, वो कोर्ट में पिटीशन डाल सकती है, ठीक है, फॉर रिमूविंग दैट पोल्यूशन जो कि सिटीजन की लाइफ के लिए खतरा है, ठीक है, उसकी लाइफ की क्वालिटी के लिए इंडेंजर है, ठीक है। सो दैट सिटीजन हैज़ अ राइट टू हैव द रिकोर्स टू आर्टिकल 32, ठीक है, अगर ऐसा किसी भी प्रकार का उसको खतरा है तो। चलिए, ये हो गया राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। थर्ड राइट, फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस
फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस, आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है, 19(1)(g) के तहत हमारे पास पावर है, हमारे पास फ्रीडम है कि हम ट्रेड या बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स दैट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, है ना। हमें इस आर्टिकल में यही तो इंश्योर की जाती है फंडामेंटल राइट कि हर सिटीज़न का ये राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन कर सकता है, बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। लेकिन ये जो राइट प्रोवाइडेड है ये एब्सोल्यूट नहीं होती है, सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हैं 19 क्लॉज 6 के अंदर, तो उसके ही लिमिटेशन में वो राइट या वो फ्रीडम हमें इंश्योर्ड है। But this right is not absolute, it is subject to 19 clause C, under which reasonable restrictions can be imposed upon this right in the interest of general public to avoid the environmental hazards. तो वो जो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज किए जा सकते हैं अगर वो जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हिंडर कर रहे हैं, ठीक है, और वो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ताकि कोई भी इन्वामेंटल हज़ार्ड्स, इन्वामेंटल इंडेंजर सिचुएशन अराइज ना हो, राइट। वी आर हैविंग अ केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1988। सो इसके फैक्ट्स क्या हैं? एक टैनिंग इंडस्ट्री थी। टैनिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो इंडस्ट्री होती है वेयर द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द एनिमल स्किन इनटू लेदर इज़ बीइंग डन, ठीक है। इसमें जो एनिमल स्किन होती है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है लेदर में काफ़ी सारे प्रोसेसेस के थ्रू, तो उससे पोल्यूशन भी बहुत रेज होता है। टैनिंग इंडस्ट्री विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा वर अलिज्ड टू बी पोल्यूटिंग द रिवर। तो ये माना जा रहा था कि ये जो टैनिंग इंडस्ट्री थी गंगा के किनारे थी और कहीं ना कहीं ये गंगा नदी को पोल्यूट कर रही थी, ठीक है, उसमें गंदगी बढ़ रही थी, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा था, वाटर पोल्यूशन। So court issued directions to them to set up effluent plants within 6 months from the date of order। तो कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया कि आप लोग ऐसे प्लांट्स, ऐसे एफ्लुएंट प्लांट सेटअप करिए ताकि जो पोल्यूशन रेज हो रहा है आपकी इंडस्ट्री के थ्रू वो ना हो, ठीक है, वो कंट्रोल में हो जाए। और जिस दिन ऑर्डर रिलीज़ हुआ उसके 6 मंथ्स के विद इन ये टाइम पीरियड दिया कि विद इन दैट पीरियड यू जस्ट सेटअप दोज एफ्लुएंट प्लांट्स। इट वॉज स्पेसिफाइड दैट फेलियर टू डू सो वुड इंटेल क्लोजर ऑफ बिजनेस। और साथ साथ ये भी बोला गया, कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप हमारे इस डायरेक्शन को नहीं फॉलो करते हो, ठीक है, और आप इसको नहीं फुलफ़िल करते हो तो फिर ध्यान रखिए देयर विल बी द क्लोजर ऑफ योर बिजनेस, तो आपका बिजनेस क्लोज हो जाएगा। एज द टैनिंग इंडस्ट्रीज फेल टू स्टेब्लिश द प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट, टैनिंग इंडस्ट्री उस टाइम ड्यूरेशन के विद इन ट्रीटमेंट प्लांट स्टेब्लिश करने में फेल हो गई, देन द कोर्ट ऑर्डर्ड वाइल डायरेक्टिंग टैनरीज टू बी स्टॉप फ्रॉम वर्किंग विच हैव फेल टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। तो फिर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, ऑर्डर दिया कि उस टैनिंग इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए क्योंकि उसने कोर्ट के डायरेक्शंस को नज़रअंदाज किया, ठीक है, उसको इग्नोर किया। कोर्ट स्टेटेड दैट द कोर्ट इज़ कॉन्शियस अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट दैट माइट टेक प्लेस। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को अंदाज़ा है, हमें पता है कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है, अब जो क्लोज़र का एक्शन लिया जा रहा है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेज होगा due to the closure, but health, life and ecology holds greater importance in the eyes of law। लेकिन कोर्ट ने बोला कि इंसान का स्वास्थ्य, उनका जीवन और इकोलॉजी ये कहीं ना कहीं लॉ की नज़र में ग्रेटर इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है, और इसीलिए ये डिसीज़न लिया गया। तो देखिए कोर्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अपनी आवाज़ को रेज़ किया है और ऐसे ऐसे जजमेंट्स दिए हैं और आगे आने वाले भी केसेस में यही केसेस को कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो ये हो गए गाइज हमारे फंडामेंटल राइट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये सब चीज़ें। अब हम डिस्कस करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। रिट क्या होता है? रिट एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिगार्ड में आर्टिकल 32 में प्रोवाइडेड है और हाई कोर्ट के रिगार्ड में 226 में प्रोवाइडेड है। अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर टू इशू एनी डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्चरी विच एवर इज़ एप्रोप्रिएट। इस इन आर्टिकल्स के विद इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इन सारे रिट्स के रिगार्ड में डायरेक्शंस, ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। Judicial activism or evolution of concept of PIL under writ jurisdiction have brought a revolutionary change in developing the environmental jurisprudence। ये जो दो कॉन्सेप्ट रेज हुए हैं ना हमारे जस्टिस सिस्टम में,
PIL का और जुडिशियल एक्टिविज्म का। PIL क्या है? इट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। This is a petition which can be filed by any person for any matter of public interest। अगर किसी भी व्यक्ति को लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर है, ठीक है, जिसमें वो राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, या फिर अगर इन्वामेंट से रिलेटेड मैटर है, अगर इन्वामेंट डिग्रेड हो रहा है, अगर चाइल्ड रिलेटेड मैटर है, कोई फोर्स लेबर हो रही है, अगर कोई इलीगल काम हो रहा है, तो इन सारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर एनी सिटीजन कैन फाइल अ पिटिशन इन द कोर्ट, राइट। या एक तरीके से ये वो लिटिगेशन है विच इंश्योर पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंश्योर द जस्टिस टू द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, और आई कैन से टू एडवांस दी ह्यूमन राइट्स। ये जस्टिस PN भगवती ने इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट ऑफ PIL, जिसने बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर आए हैं ये इन दी इन्वामेंटल जूरिस्प्रूडेंस, इन्वामेंटल प्रोटेक्शन एंड इन्वामेंटल सेफगार्ड। और इसी तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म ने भी बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया है अंडर देयर रिट जुरिस्डिक्शन। इसमें कोर्ट्स जो हैं, जो जजेस जो हैं, वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं इन इंश्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स राइट्स। This remedy has become the most popular as it has ensured public participation in matters of environmental protection। ये जो jurisdiction का जो concept है, ये जो remedy है, इसने बहुत ही ज़्यादा public participation को ensure किया है in the matters of environmental protection and environmental safeguards। MC Mehta versus Union of India 1991। So taking action under the impact of judicial activism, court appointed special panel to assess the availability of technology for controlling the vehicular pollution। इस केस के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म में काम करते हुए कोर्ट ने एक स्पेशल पैनल अपॉइंट किया था फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी व्हीकल्स के थ्रू जितने वाहन होते हैं उनसे जो पोल्यूशन रेज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि एक पैनल बिठाया कि ज़रूरत है एक ऐसा टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कराया जाए, ठीक है, सामने लाया जाए विच कैन असेस दैट, विच कैन कंट्रोल दैट व्हीकुलर पोल्यूशन। सो यहाँ पर कोर्ट ने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म प्रोएक्टिव रोल प्ले किया वाइल टेकिंग दिस एक्शन, राइट। तो ये था गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन। कैसे रिट जुरिस्डिक्शन के थ्रू, कैसे PIL के थ्रू, कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू कोर्ट्स, जजेस, लॉयर्स, सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को रेज करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन प्ले करते हैं, प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं फॉर इंश्योरिंग दी, फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक लास्ट टॉपिक है हमारा इस टॉपिक के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंदर, दैट इज़ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स। So many international agreements dealing with the environmental protection have been made and India has been a signatory to it। बहुत सारी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्ड में और इंडिया उसकी सिग्नेटरी भी रही है। इन स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 इट वाज हेल्ड दैट वर्ल्ड हैज़ वन एनवायरनमेंट। इस डिक्लेरेशन में ये बोला गया था कि जो दुनिया है, जितनी भी पूरी दुनिया है, उसका एक ही इन्वायरमेंट है ना, और तो हम सबकी ड्यूटी बनती है कि उस एक इन्वायरमेंट को हम सब मिल के प्रोटेक्ट करें। India, being a signatory to such international pact, is under an obligation to translate those provisions and follow them in the country। क्योंकि इंडिया उन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का, ट्रीटीज़ का, पैक्ट्स का पार्ट है, सिग्नेटरी है, तो इंडिया के ऊपर भी ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो उन प्रोविजंस को फॉलो करे और उन्हें अपनी कंट्री में भी अप्लाई करे। This is clearly stated in Article 51C of the Constitution that states shall foster respect for the international laws and the obligations of the treaties। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51C भी ये स्टेट करता है कि स्टेट की ये ड्यूटी है that state shall develop such respect for all the international laws and the obligation of the treaties। ठीक है, सारे ही इंटरनेशनल लॉज जिसकी वो सिग्नेटरी है, अगर नहीं भी है तो इन जनरल भी उन सभी इंटरनेशनल लॉज को रिस्पेक्ट करे, ठीक है, उनके टूवर्ड्स रिस्पेक्ट को इनकरेज करे, डेवलप करे और सभी ट्रीटीज़ को ऑब्लिगेट करे, राइट। वी आर हैविंग अ केस हियर, वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। So in the Supreme Court held that it is essential to incorporate the international customary laws in the municipal laws, provided they are not contrary to them।
इट इज़ एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इस केस में ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल लॉज को अपने म्यूनिसिपल लॉज में भी इनकॉर्पोरेट करें, उसको कंसीडर करें, ठीक है, पर वो कॉन्ट्ररी टू आर म्यूनिसिपल लॉज नहीं होने चाहिए, ठीक है। और दस इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल टू फॉलो द इंटरनेशनल लॉज बाय द डोमेस्टिक कोर्ट्स ऑफ लॉ एज वेल। ठीक है भाई, तो हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के। अब जल्दी से कंक्लूजन देखते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इन टुडेज टाइम सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन लेइंग डाउन द इन्वायरमेंटल jurisprudence. To have a healthy environment is so essential because a healthy environment promotes good health of the greater number, which leads to less diversion of resources or money, which further contributes in the development of nation. ज़रूरी है कि हम सब हेल्दी रहें, हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी हो, क्योंकि अगर हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी होगा तो हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अच्छी रहेगी, मोस्ट पॉपुलेशन हेल्दी होगी, मोस्ट पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो ये हेल्थ रिगार्डिंग मैटर्स में जो पैसा है वो कम लगेगा, रिसोर्सेज कम डाइवर्स होगा, मनी कम वेस्ट होगा, एंड रादर हम डेवलपिंग एस्पेक्ट्स में अपने रिसोर्सेज को और अपने फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, राइट। So this was all about the constitutional protection of environment, the fundamental duties, the fundamental rights, directive principles, writ jurisdiction, international treaties, and the conclusion. I hope this lecture helped you throughout. And अगर चाहे आपका कोई competition level exam हो, ठीक है, उसमें आपको आंसर राइटिंग में ये प्रिपेयर करना है, या आपका कोई यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम हो, I think this is altogether perfect for your writing an answer, or in general also if you want to understand this topic. कोई भी doubt है, let me know in the comment section, and if you like this video, the content, you can give it a like. It's all up to you, right? और अगर आपको content पसंद आ रहा है चैनल का तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए, इस नोट की PDF चाहिए, तो देर आर 2 ऑप्शन। आइदर यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई email ID दैट इज़ बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन, या फिर आप हमारे Instagram पेज को भी फॉलो करके वहाँ मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन दिस वॉज इट एवरीवन, टेक केयर एंड डू लेट मी नो द कॉमेंट सेक्शन विच अदर वीडियो ऑफ विच सब्जेक्ट यू वॉन्ट मी टू मेक नेक्स्ट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।